गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है और बड़ी मेहनत के साथ कंप्लीट किया है और बहुत मेहनत किया है। आप सबके साथ मिलकर हमने उसको लगभग 25 लेक्चर में कंप्लीट किया है बस चैप्टर को। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स का। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर में हमें जो स्टडी करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में सबसे पहले जो हमें स्टडी करनी है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की करनी है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग लगाएंगे। क्लियर है सभी को? हमारी हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना नेसेसरी है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का होना नेसेसरी है। मतलब जहां भी पोटेंशियल की बात करेंगे वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक चार्ज का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? चार्ज का। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इस चैप्टर में भी चार्ज हमारा एट रेस्ट रहेगा। सोर्स चार्ज हमारा एट रेस्ट रहेगा। एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आएगा, ये सारी चीजें आज हमें समझना है। तो पहला पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, मतलब चार्ज होना जरूरी है। पोटेंशियल नाम से समझ में आता है, पोटेंशियल मतलब किसी चीज को करने की क्षमता, कार्य करना। पोटेंशियल कब आता है? पोटेंशियल मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन। कहते हैं इसमें बहुत पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल का मतलब कार्य करने की क्षमता इसमें ज्यादा है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा वर्क कर सकता है हम उसमें कह सकते हैं उसमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल है। यदि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो यदि किसी बॉडी को किसी हाइट तक ले जाते हैं तो उस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, MGH। किसी बॉडी को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उस बॉडी में क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। मतलब आपने किया क्या? ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की ओर है, इसको आपने ऊपर की ओर वर्क करवाया। जैसे जैसे ऊपर की ओर ले जाएंगे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पोटेंशियल हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पोटेंशियल कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सोर्स पॉइंट चार्ज चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हम सबसे पहले लेंगे प्लस क्यू। ठीक है, अब आपको पता है यदि कोई पॉइंट चार्ज है तो वो पॉइंट चार्ज क्या करता है? अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। ये आप सभी को पता है। किसको नहीं पता? एक पॉइंट चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो क्या करता है? बोला नहीं भाई। वो क्या करता है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है सभी को? अब हमें करना क्या होगा? हमें करना क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि मैं इसमें ये पता करना चाहूं कि पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल के लिए मुझे एक दूसरा चार्ज लेना है। जैसा हमने आपको बताया था पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, है ना? क्या करते हैं? एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और उसको हर जगह पे रखकर चेक करते हैं फील्ड कितनी है। इसमें हमें क्या करना है? एक टेस्ट चार्ज लेना है। एक टेस्ट चार्ज हमने इससे r डिस्टेंस पे ले लिया। कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे मान लिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगी। लगाएगी क्या? इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा? उसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको हम Fe लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जहां भी इस चार्ज को आप रखोगे इसके फील्ड में, ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। सोर्स चार्ज के पास टेस्ट चार्ज को कहीं भी रख दोगे, उस पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसके कारण ये टेस्ट चार्ज दूर भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि इस टेस्ट चार्ज को फील्ड में लाना है मुझे। वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दूर भाग जाएगा। हमें क्या करना है? इस टेस्ट चार्ज को इधर लाना है फील्ड में। तो कैसे लाएंगे? इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना। बिना फोर्स लगाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाहर भाग जाएगा। अब आपको क्या करना है? उसको यहां से यहां लाना है। और ये चार्ज जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये कितनी दूर जाएगा? जहां तक उसके फील्ड होगी, फील्ड तक जाएगा ना। और जहां पर वो जाके रुक जाएगा वहां पे फील्ड नहीं होगी। उस पॉइंट को हम इनफाइनाइट पॉइंट बोलते हैं। जहां पर फील्ड खत्म हो जाती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। से यहाँ पे जहां तक ये चार्ज गया ये इनफाइनाइट पॉइंट है। मतलब अब हम क्या करेंगे? इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से फील्ड के किसी पॉइंट तक लाएंगे। फील्ड में कहीं भी ला दें तो फील्ड में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस टेस्ट चार्ज को फील्ड में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस टेस्ट चार्ज पर हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा।
है ना। तो उस फोर्स को हम F एक्सटर्नल फोर्स EXT लिखेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये यदि आप समझ पाए तो समझ पाएंगे ये चैप्टर। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक सोर्स चार्ज लिया है, पॉइंट चार्ज लिया है, जिसके कारण फील्ड प्रोड्यूस होगी। सोर्स चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है ना, कैसा लिया है, पॉजिटिव। आप यदि कोई टेस्ट चार्ज रख देते हो तो वो सोर्स चार्ज क्या करेगा, वो टेस्ट चार्ज को फिर से बाहर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा देगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो चार्ज बाहर चला जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे ये मार्कर है, इसको यदि मैं यहाँ से छोड़ दूं तो ये अर्थ सरफेस पे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा कि नहीं, टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की ओर चला जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना, तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे कि नहीं, ये अपने से चला जाएगा, ये अर्थ की ओर अपने से चला जाएगा, बस छोड़ दें। ऐसे ही ये टेस्ट चार्ज जैसे फील्ड में रखेंगे ये बाहर की ओर अपने से चला जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जहां कुछ नहीं करना पड़ेगा वहां पोटेंशियल नहीं हो सकता। जहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने से फोर्स लग जाए, अपने से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, वहां पोटेंशियल नहीं होगा। समझ में आया क्या? पोटेंशियल कब होगा, जब बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन, जैसे इस मार्कर को ऊपर ले जाना है, तो ये है पोटेंशियल। समझ में आया क्या? ऐसे ही इसमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज को फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना। अब एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में क्या चेंज है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मैं लिख सकता हूं F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस FE, लिख सकता हूं कि नहीं? एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस FE, क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, आउटसाइड, आउटवर्ड, और एक्सटर्नल फोर्स इनवर्ड। मतलब इस टेस्ट चार्ज को अंदर की ओर लाओगे बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अपने से लगेगा, तो इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अंदर की ओर एक्सटर्नल फोर्स, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आया क्या? यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है हमारा, पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज नेवर बी नेगेटिव, टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब सोर्स चार्ज यदि नेगेटिव हो, यहाँ पे जो वर्क डन होगा टेस्ट चार्ज को टुवर्ड्स सोर्स चार्ज ला रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है। क्या ये हमेशा होगा? क्या टेस्ट चार्ज हमेशा टुवर्ड्स सोर्स चार्ज आएगा तो ही वर्क डन होगा? यदि मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं, समझिए बात को, यदि हमने सोर्स चार्ज क्या ले लिया, नेगेटिव, अब फील्ड इसमें क्या होगी, अब इसमें फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, है ना? बात समझ रहे हैं क्या? सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे बनेगा, यदि मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूं, मान लीजिए हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया, तो क्या करेगा ये नेगेटिव चार्ज, उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा बाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस टेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं? नेगेटिव चार्ज सोर्स चार्ज है तो टेस्ट चार्ज किधर भगेगा, उसकी ओर, क्योंकि वो नेगेटिव है, फील्ड उसकी ओर है तो खींचेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो क्या ये पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऐसे में होगा क्या,
पोटेंशियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या करना पड़ेगा, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में माउंट ऑफ वर्कडन करवाना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, इसको इधर एक्सटर्नल फोर्स के इसमें लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, बाहर की ओर, एक्सटर्नल फोर्स से बाहर की ओर हमेशा। मतलब ये पोटेंशियल के लिए टेस्ट चार्ज हमेशा टुवर्ड्स सोर्स चार्ज नहीं होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज भी होगा। डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे, सोर्स के नेचर पे। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट। तो यहां से क्लियर हो गया, यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की ओर लगेगा और उसको हम अंदर की ओर लाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, और उसी केस में पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल मतलब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका फील्ड बाहर की ओर है, तो आपको लाना किधर है, अंदर की ओर। इसकी फील्ड क्या है, अंदर की ओर है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इसको बाहर ले जाओगे। मतलब आपको पोटेंशियल के लिए हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में माउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आया? ये मार्कर है, यदि ये नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर। क्लियर है? यहाँ तक नोट डाउन करने जल्द से। तो आगे देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल always act in opposite direction of electric field. Electric potential inward due to plus Q point charge and outward due to minus Q point charge. इसमें इनवर्ड रहेगा, इसमें आउटवर्ड रहेगा, निगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यदि मैं एक्सटर्नल फोर्स लिखूं, F एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कितना है dr। ये दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस r है, तो हमने उसको dr डिस्टेंस पॉइंट डिस्प्लेस किया टेस्ट चार्ज को, ठीक है ना। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझ पा रहे हैं?
मान लो यहाँ पे आपका ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ टेस्ट चार्ज है, ये पॉइंट ए है मान लो और ये पॉइंट बी है, इसको यहाँ से यहाँ तक आप ला रहे हो तो ये डी आर डिस्टेंस है, कितनी है डी आर, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या, डी डब्ल्यू इक्वल टू छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर, लिख दिया आपने, समझ में आया क्या। तो डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर वेक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर वेक्टर। अब F एक्सटर्नल इक्वल टू कितना लिखा आपने, माइनस एफ ई, F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू आपने क्या लिखा है, माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है, समझ में आया क्या। दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे अपने आप लगेगा और उस टेस्ट चार्ज को फील्ड के बाहर धकेलेगा, है ना। और एक्सटर्नल फोर्स आपको फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करवाना है। क्लियर है यहाँ तक। ये वैल्यू यदि आप पुट कर दें फार्मूले में तो क्या बनेगा बताइए, W इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर वेक्टर, माइनस बाहर ले लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस डॉट डी आर वेक्टर, तो ये आपका हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर, होता है क्या, वी नो दैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई ये वैल्यू यदि यहाँ पे रख देंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। W इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे देखें, यदि मैं इससे इस क्यू नॉट को इधर डिवाइड कर दूं तो W बाई क्यू नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम स्मॉल कैपिटल B से डिनोट करेंगे। तो क्यू नॉट को यहां से डिवाइड कर दिया, देखिए ये क्यू नॉट डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा इधर, सबको पता है, मुझे लगा मुझे ही बस पता। वेक्टर ई डॉट डी आर, बेसिक डेफिनेशन यहाँ से निकल के आई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन और उसके कई सारे फार्मूले पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? W बाई क्यू नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर, ठीक है। यदि मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो B इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट डी आर वेक्टर ऐसा लिख सकता हूं। इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस r, तो यदि इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो dv बाई डी आर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे डी आर के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी
के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करते हो तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्सिबल प्रोसेस। इफ डिफरेंशिएट द इंटीग्रेट देन इंटीग्रेट विल कैंसिल आउट। इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ यदि इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करें तो d का डिफरेंशिएशन dv बाई dr और ये इंटीग्रेशन यदि आप देखें तो dr अपॉन dr 1 खत्म हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन खत्म। बचेगा क्या? वेक्टर e। क्या बचेगा? वेक्टर e। तो आपके सामने रिलेशन हो गया वेक्टर e इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ठीक है। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेक्टर e इक्वल टू dv बाई dr वेक्टर, या dr वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं हो रही होगी पीछे, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा डिफाइन नहीं होगा। यहां से दिख रहा है E इक्वल टू माइनस dv बाई dr इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। समझ में आया? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या निकल के आ रही है? पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। मैंने आपको बताया था कि जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर। पीछे जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें हमने न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पढ़ा था। इस चैप्टर में यूनिट भी आपके सामने आ चुकी है वोल्ट पर मीटर, जो मैंने पिछले चैप्टर में चर्चा किया था वो इस चैप्टर में पूरा हुआ। इक्वल टू माइनस dv बाई dr। v यहाँ पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है, और डिस्टेंस है r, मीटर है इसकी यूनिट, वोल्ट पर मीटर। क्लियर है सभी को? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट पढ़ी है, न्यूटन पर कूलम फोर्स अपॉन डिस्चार्ज से, और वोल्ट पर मीटर dv बाई dr से। क्लियर है सभी को? मैग्नीट्यूड में इसको हम E इक्वल टू dv बाई dr में लिखते हैं, इक्वल टू dv बाई dr, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन ये बताता है कि डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल घटता है। नेगेटिव साइन फॉर व्हाट? When the distance between source charge and test charge will be increases, then the potential will be decreases, ठीक है। पोटेंशियल कब बढ़ेगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ेगा। जब आप सोर्स की ओर आओगे, सोर्स चार्ज की ओर आओगे, तो उस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की ओर लाने में ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हैवी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जैसे ये मार्कर है, इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा ऊपर ले जाएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा मतलब पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। पोटेंशियल मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन उतना ज्यादा पोटेंशियल, ठीक है। यदि चार्ज हमारे दो चार्ज है, क्यू चार्ज है और ये 2q चार्ज है, और एक ही जगह से डिस्टेंस फिक्स है, दोनों चार्ज में आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है, तो पोटेंशियल ज्यादा किसमें हो जाएगा? 2q वाले में, क्योंकि 2q वाले की जो फील्ड होगी वो ज्यादा होगी,
तो जिसकी फील्ड ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसमें एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है इसमें? अगली हेडिंग लगाएंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमारा होता है ये कंजर्वेटिव होता है। वर्ड लिख लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मैंने आपको 11th में पढ़ाया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जब आप टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाते हो, टेस्ट चार्ज को, तो जब अमाउंट ऑफ वर्क डन उसके पाथ पर निर्भर नहीं करता, आप इस टेस्ट चार्ज को चाहे यहां से ऐसे ला दो, चाहे यहां से ऐसे ला दो, चाहे यहां से ऐसे ला दो, लाने से मतलब है उसके पाथ पर निर्भर नहीं करता कि नहीं सीधे ही लाना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज को फील्ड में लाने के लिए नेसेसरी नहीं कि सीधा ही लाना है, मतलब उसके पाथ पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि फोर्स भी क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। मैंने 11 में पढ़ाया है। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज it does not depends on path of moving test charge from one point to another point। क्लियर है? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पाथ पर निर्भर नहीं करता, पाथ कैसा भी हो सकता है, इसलिए क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। याद रखेंगे कि हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, ठीक है। लिख लिया सबने? ये जो पॉइंट लिख रहे हैं यही क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे पेपर होगा, तो यही सब क्वेश्चन रहेंगे। अब आगे हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है। अब हम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन bringing a unit positive test charge, bringing a unit positive test charge from infinite to the point in an electric field. So this is the complete definition. The amount of work done bringing a unit positive test charge from infinite to the point in an electric field is called electric potential. Electric potential. It is denoted by
कैपिटल बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। पूरी डेफिनेशन अच्छे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंपल सी डेफिनेशन सभी को याद होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग a unit positive phase charge from infinite to the point in an electric field. Infinite to the point in an electric field मतलब एक यूनिट पॉजिटिव फेज चार्ज को इनफाइनाइट मतलब जहां पे फील्ड नहीं है वहां से जहां पर फील्ड है वहां तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज क्यों, अब इसकी फील्ड यहां तक है। कहां तक है, यहां तक। अब यहां पे हमने रख दिया है टेस्ट चार्ज। अब जब यहां टेस्ट चार्ज है और वो टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, ये तो इनफाइनाइट पे है क्योंकि वहां फील्ड ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको उस इनफाइनाइट पॉइंट से फील्ड में किसी भी पॉइंट पर, माना कि पी पॉइंट तक लाने में, इसको इस डायरेक्शन में लाने में हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। तो जब इसको यहां से यहां तक लाएंगे तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। और यदि निगेटिव चार्ज है तो इसको दूर ले जाना पड़ेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज में फील्ड क्या होती है, बाहर से अंदर आती है, तो आपको दूर ले जाना है, फील्ड की ओर ले जाना फील्ड की ओर ही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला क्या बनेगा, B इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन W बाई क्यू नॉट। तो B इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया, W बाई क्यू नॉट। फार्मूला क्या बन गया, W बाई क्यू नॉट। याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था, F बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड में F बाई क्यू नॉट होता है, इसमें W बाई क्यू नॉट। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहां तक लिखिए जल्दी से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस प्रकार की क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर है कि वेक्टर, कैसे पता चलेगा। यहां देखिए वर्क स्केलर है कि वेक्टर, नहीं पता, बहुत अच्छी बात, नहीं पता। वर्क स्केलर है, चार्ज तो दो क्वांटिटी यहाँ पे है, वर्क और चार्ज दोनों स्केलर है, तो ये भी स्केलर होगा। यदि कोई क्वांटिटी इधर स्केलर नहीं है, वेक्टर नहीं है, तो स्केलर है तो इधर भी स्केलर रहेगा। मतलब इधर क्वांटिटी वेक्टर होने के लिए इधर भी वेक्टर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक तरफ सब स्केलर है दूसरी तरफ वेक्टर हो जाए। ये वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर। तो याद रखिएगा, पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखेंगे। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर हो जाता है। लेकिन ये वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज है, वर्क स्केलर है, चार्ज स्केलर है, तो पोटेंशियल भी स्केलर हो जाएगा। इसका SI यूनिट क्या लिखेंगे, SI यूनिट यदि यहां से देखें फार्मूले से तो जूल पर कूलम होगा। क्या बनेगा, जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट, फेमस यूनिट है वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट।
वोल्ट किसके बराबर होगा? जूल पर कूलाम के, याद रखेंगे जूल पर कूलाम ही वोल्ट कहलाता है। वोल्ट क्या कहलाता है? जूल पर कूलाम। यदि 1 वोल्ट का अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा जाए तो 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा उस टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में। When a test charge bringing from point A to point B, the amount of work done is 1 joule is called 1 volt. ठीक है? CGS यूनिट क्या होगी? CGS यूनिट यदि हम देखें तो वर्क की CGS यूनिट अर्ग और चार्ज की स्टैट कूलाम। किसी को नहीं याद है तो याद कर ले। वर्क की CGS यूनिट अर्ग, चार्ज की CGS यूनिट स्टैट कूलाम। लोगों को लगता होगा याद है लेकिन याद नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? स्टैट वोल्ट बन जाएगा, स्टैट वोल्ट। तो पोटेंशियल का CGS यूनिट क्या हो गया? स्टैट वोल्ट। क्लियर है? इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट क्या बनेगा? बोलिए रिलेशन जल्दी से। यदि मैं 1 वोल्ट इक्वल टू लिखूं तो यहां लिखूंगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सही लिखा? SI यूनिट यदि मैं लिखूं यहां से तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यही लिखूंगा। अब 1 जूल इक्वल टू 1 जूल और 1 कूलम को CGS में बदलना है तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग, 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग और 1 कूलम इक्वल टू हाउ मच स्टैट कूलम? हाँ 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्टैट कूलम। आज कूलम में नहीं जाना, स्टैट कूलम में लिख दिया। 1 वोल्ट इक्वल टू कितना है भाई? 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, 1 कूलम इक्वल टू 3 10 पावर 9 स्टैट कूलम। अब ये अर्ग अपान स्टैट कूलम क्या हो गया? अर्ग अपान स्टैट कूलम क्या हो गया? स्टैट वोल्ट। और ये 10 पावर 7 है, 10 पावर 7 से 10 पावर 7 कट गया तो नीचे बचा 10 पावर 2 मतलब 100। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1/300 स्टैट वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट इक्वल टू कितना आ गया रिलेशन? 1/300 स्टैट वोल्ट। 1/300 स्टैट वोल्ट। क्लियर है सभी को? इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बोलिए? डायमेंशनल फार्मूला W/Q0। W का आपको पता है mL/T-2, Q0 का AT। तो कितना हो जाएगा ये? mL/T-3 A-1। So this is the dimensional formula of electric potential. इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस सिंपल सा है। द पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिख लिया नीचे, रिलेशन लिख लिया। द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point in an electric field is called electric potential difference.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रख दिया, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक टेस्ट चार्ज को ले आने में अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, और फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे करेंगे, कहां का पोटेंशियल ज्यादा है, मान लो बी पे, यहाँ पे बी बी है, यहाँ पे बी ए, पोटेंशियल पॉइंट ए पे ज्यादा है कि पोटेंशियल पॉइंट बी पे ज्यादा है। कई लोगों को लगता है पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, इस तरह कोई पूछता है, आप जैसा कोई नहीं पूछता। अब पोटेंशियल ए पे ज्यादा होगा क्या बी पे, फील्ड कहां पे ज्यादा है ये बताओ, हाँ बी पे। जहां फील्ड ज्यादा वहां पोटेंशियल ज्यादा, पहले बताया हूं। फील्ड सोर्स चार्ज के जितना पास जाओगे फील्ड उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज की ओर जाओगे फील्ड आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी। इस पंखे के पास आने से फील्ड हवा ज्यादा लगेगी, दूर जाने से। तो मतलब पोटेंशियल कहां ज्यादा है, बी पे ज्यादा है। जहां पे फील्ड ज्यादा वहां पोटेंशियल ज्यादा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या लिखेंगे, जहां से जा रहे हो, कहां से जा रहे हो आप, ए से बी पर जा रहे हैं, आप ए से बी पर जा रहे हैं, ए टू बी, बी ए बी का मतलब पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऐसे पढ़ेंगे, पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इक्वल टू, क्या लिखे, बी ए माइनस बी बी की बी बी माइनस बी ए, बी बी माइनस बी ए। जो ज्यादा है उसमें जो कम है उसको हमेशा माइनस करना है, इसलिए बी बी माइनस बी ए करना है, इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब कई लोग रट लेते हैं बी ए माइनस बी बी या बी बी माइनस बी ए, तो समझ में नहीं आता, रटना ज्यादा अच्छा है, पेपर में गलत करके चले आएंगे। रटा हुआ व्यक्ति ज्यादा दिन तक कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसको नहीं पता रहेगा। आपको इतना याद रखना है पोटेंशियल ज्यादा कहां होगा, जहां पे ज्यादा होगा उससे, जहां पे कम होगा उसको माइनस करना, इतना याद रखिएगा जब भी डिफरेंस लेंगे। और यूनिट सब कुछ वही रहेगा, जो पोटेंशियल का वही पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।